इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। एक बार जल्दी से आप सभी लोग बेटा जी फटाफट आ जाइए लाइव। हम सभी लोग एक नए टॉपिक की बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करते हैं, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान से भी अगर आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखा होगा तो वनस्पति विज्ञान से भी अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि यह टॉपिक भी आपके लिए बेहतर है, पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, कदापि नहीं छोड़ना है, ठीक ना। आज हम बात करने वाले हैं पादप कार्य की, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे बेटा ना। आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, यानी कि पादप कार्यकी की बात करेंगे। और इस पादप कार्यकी में आज हम लोग देखेंगे कि पादप के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, किन किन चीजों को हमको पढ़ना है, ठीक ना। अगर हम बात करें बेटा पादप कार्यकी की, किसकी बात करते हैं बेटा, पादप कार्यकी की बात करते हैं। हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, किसकी बात करते हैं बेटा, प्लांट के फिजियोलॉजी की। प्लांट फिजियोलॉजी की हम बात करेंगे ना। अगर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है हमारे आपके सामने, हमारे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए, तो वह बात यह है गुई बेटा कि जैसे सबसे पहले इसमें हमको जो आपको टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण। कौन सा टॉपिक होगा मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस को पढ़ना होगा। प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स को। किसको पढ़ेंगे बेटा, पादप हार्मोन को पढ़ेंगे, यानी कि पादप हार्मोन क्या होते हैं, वह हार्मोन क्या होंगे जो पादपों में स्रावित होते हैं। जैसे हम बात करेंगे पादप में वृद्धि क्या होती है, पादप में श्वसन क्या होता है, ठीक ना। पादप की वृद्धि की बात करेंगे, पादप में वृद्धि कैसे होती है, किन हार्मोन की मदद से होती है। हम बात करेंगे कि पादप में श्वसन कैसे होता है बेटे, ठीक ना, पादप में श्वसन रेस्पायरेशन कैसे होता है। फिर हमें बात करनी है कि इस श्वसन के साथ साथ हम वाष्पोत्सर्जन की बात करने वाले हैं। किनकी बात करेंगे बेटा, हम वाष्पोत्सर्जन की हम बात करने वाले हैं, ठीक ना। वाष्पोत्सर्जन की बात करेंगे और अंत में हम बात करेंगे पादप एवं जल का संबंध क्या होगा, पादप एवं जल के संबंध, पादप एवं जल संबंध भी हमें आपको पढ़ना होगा, ठीक ना। ये जो है कुछ विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जैसे सबसे पहला और बेहतरीन महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा प्रकाश का संश्लेषण क्या होता है, पादप के हार्मोन क्या होते हैं, ये एक एक टॉपिक हैं। पादप में वृद्धि क्या होती है, पादप में श्वसन रेस्पायरेशन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्प का उत्सर्जन क्या होता है, पादप एवं जल का आपसी संबंध क्या होता है, इसकी भी चर्चा हमको आपको करनी होगी, ठीक ना। आगे आज हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे बेटा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की बात करने वाले हैं ना। हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं, यह फोटोसिंथेसिस वास्तव में क्या है। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की तो सूर्य के प्रकाश में, कब बेटा जी, जो सूर्य का प्रकाश होता है तो सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से, जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक और ऑक्सीजन का उत्सर्जन ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि जो हम
लोग श्वसन में ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा संभव हो पाता है। जैसे अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, एक मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटे, ठीक ना। एक मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं, हो सकता है शायद आपको समझ में आए। ठीक, चलो, जैसे सपोज करिए यह एक प्रकार की बेटा जी क्या है, पत्ती है, ठीक ना। यह एक पत्ती है, यह एक पत्ती है। इस पत्ती में क्या क्या पाया जाएगा बेटा, इस पत्ती में हरे पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। इस पत्ती में क्या पाया गया मेरे भाई, क्लोरोफिल पाया गया, ठीक ना। अब देखो इधर से है सन हमारा, इधर से क्या है बेटा, यहां पर है हमारा सूर्य। और यह सूर्य क्या देता है, यह सूर्य देता है हमको आपको प्रकाश। क्या दे रहा बेटा, प्रकाश देता है। प्रकाश के साथ हमारे वायुमंडल में और क्या मिल रही है, प्रकाश के साथ वायुमंडल से हमको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगी हमें, वायुमंडल से मिली कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इधर से देख रहे होंगे आप, इसको मिल रहा है लाइट यानी कि प्रकाश। क्या मिला, इसको मिला लाइट, प्रकाश मिला, प्रकाश मिला। अब इसी को मिल रहा है, इसी को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलता है, जल मिलता है। क्या मिलेगा, जल। यहां पर उपस्थित है बेटे कौन, इनके पत्तियों के अंदर उपस्थित होता है क्लोरोफिल, जिसे हिंदी में पर्णहरित कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे, पर्णहरित कहा जाता है। इसमें पाया क्या गया, पर्णहरित। अब यह निर्माण करता है, ये पेड़ पौधों की पत्तियां निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटे, यह सभी निर्माण करते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज का। किसका निर्माण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। कार्बनिक यौगिक में किसका निर्माण होगा बाबू, कार्बनिक यौगिक में जैसे ग्लूकोज का, और किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ आपको मिलता है ऑक्सीजन। यह एक बाई प्रोडक्ट है, उपोत्पाद है। क्या है, उपोत्पाद है। मैंने आपसे कहा प्रकाश संश्लेषण ऐसी क्रिया है, यह पौधों की कोशिकाओं द्वारा, यहाँ पर पौधों की क्या पाई गई है बेटा, सेल पाई गई हैं, कोशिकाएं पाई गई हैं। और इन्हीं सेल में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गया, जल गया, प्रकाश गया। कहाँ पर, सेल। सेल के भी किस भाग में, यह गया बेटे पर्णहरित में, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में गया। जब यह चीजें क्लोरोफिल में गई तो क्लोरोफिल में कार्बनिक यौगिक जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इसमें लिखना है सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं द्वारा, सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा, ठीक ना। सूर्य के प्रकाश में पौधों को कोशिकाओं के द्वारा, सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं द्वारा सूर्य के प्रकाश में,
सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं द्वारा, पौधों की कोशिकाओं द्वारा सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं द्वारा उसमें उपस्थित पर्णहरित की सहायता से उसमें उपस्थित पर्णहरित की सहायता से, पर्णहरित की सहायता से पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बनिक यौगिक तथा ऑक्सीजन का संश्लेषण करते हैं। कार्बनिक यौगिक तथा ऑक्सीजन का निर्माण ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है बेटे। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश का संश्लेषण कहलाएगा, ठीक ना। आगे अगर हम बात करें, इसका एक रिएक्शन होता है और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है बेटे कि ये जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, ये जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, यह एक प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। कैसे? जैसे यहाँ से जो ऊर्जा जा रही है इसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ से जो ऊर्जा गई इसे आपने क्या नाम दिया? सौर ऊर्जा नाम दिया। और यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है, जिस एनर्जी का निर्माण हो रहा है, यह कहलाती है रासायनिक ऊर्जा। क्या कहलाती है बेटे? रासायनिक ऊर्जा, ठीक ना। रासायनिक ऊर्जा। इसे आपने क्या कह दिया बेटा? रासायनिक ऊर्जा। यानी कि यह एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन? प्रकाश संश्लेषण। यह जैव रासायनिक एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह कैसी है मेरे लाल? एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया मानी जाती है, ठीक ना। एक रिएक्शन बनाओगे मेरे साथ में, और यह रिएक्शन आपसे पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु होते हैं। 12 अणु आपके किनके होते हैं? जल के होते हैं। 12 अणु किसके? जल के हैं।
अब यह अभिक्रिया संपन्न होती है क्लोरोफिल में। कहाँ पर हो रही मेरे भाई? क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित में होती है, ठीक ना। यह कहाँ पर होती है? पर्णहरित में होगी। जब यह अभिक्रिया पर्णहरित में हो रही है तो पर्णहरित में होने के नाते से क्या होगा इसमें? इसमें होने के नाते यह इसको प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता? लाइट की भी आवश्यकता पड़ेगी। बिना लाइट के नहीं हो पाएगा संभव। और इधर देखिए अब उत्पाद इसका क्या बनेगा? जैसे ग्लूकोज बना तो C6H12 और O6 बनेगा, प्लस इसके साथ जल के अणु होंगे और इसके साथ में ऑक्सीजन के भी अणु होते हैं। यह एक अभिक्रिया बनती है प्रकाश संश्लेषण की। किसकी अभिक्रिया बनेगी बेटा जी? यह अभिक्रिया है हमारे प्रकाश संश्लेषण की, ठीक ना। आगे देखो, ये तो अभिक्रिया होगी बेटे प्रकाश संश्लेषण की, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, आगे चलिए। आगे हम आपको इसमें कुछ नोट कराने वाले हैं, लिखने वाले हैं आपके लिए बेटा ना, आपके लिए कुछ बेहतरीन लिखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं किन की, अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण में, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है, यह भी प्रश्न बनता है। जो क्लोरोफिल की उपस्थिति है वह पौधे के हरे भाग में होती है, यानी कि पौधे के तने में भी होगी और पत्तियों में भी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान CO2 का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं हमारे पेड़ पौधे। दो इम्पॉर्टेंट बात नोट करनी है बेटे। पहली जो इम्पॉर्टेंट बात है वह यह है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में है ना। क्लोरोफिल की उपस्थिति कहाँ कहाँ पर है? पत्ती में है और तने अर्थात हरे भागों में होती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति क्लोरोफिल की उपस्थिति क्लोरोफिल की उपस्थिति पत्ती के पौधे के हरे भाग में होती है। जैसे पत्ती एवं तना दोनों में पाई जाती है ना, पत्ती एवं तने, पत्तियों में पाई जाती है और तनों में पाई जाती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे क्या काम करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण में पौधे, जो भी पौधे हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, CO2 का अवशोषण, तथा O2 का उत्सर्जन करते हैं। O2 का उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन का उत्सर्जन कौन कर रहा है बेटे? ऑक्सीजन का उत्सर्जन पेड़ पौधे करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, अगर हम अपने लोगों की बात करें तो हम लोग किसका उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। अब एक चीज और यहाँ पर नोट करने लायक है। नोट ये करना है बेटा कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाए रसायनों का निर्माण किसके द्वारा किया जा सकता है, वह है कौन? वे हैं सौर ऊर्जा यानी प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा। और जब रसायन का निर्माण किया जाता है तो पेड़ पौधे इनको क्या करते हैं
स्टोर करने का काम करते हैं, संग्रहित करने का कार्य करते हैं। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट बना तो इस कार्बोहाइड्रेट का संग्रह कौन करता है बेटे? इस कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं कौन? पेड़ पौधों के अंदर इनका संग्रह किया जाता है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपने भोजन को संचित कर लेते हैं, या हम कहें अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। अपने भोजन का क्या कर रहे हैं बेटा जी? निर्माण कर रहे हैं। और यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो प्रकाश संश्लेषण है, यह प्रकाश संश्लेषण किस रंग में अधिक होता है? वह रंग कौन सा है? तो सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है कहां पर? वह होता है लाल प्रकाश में। ठीक ना? लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। ठीक, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक लाल प्रकाश में। अगर पूछा जाए दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर, तो आप जानेंगे ब्लू कलर यानी नीले में। किसमें? नीले प्रकाश में। और जो कृत्रिम प्रकाश होता है, कृत्रिम प्रकाश के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है। जो कृत्रिम प्रकाश जैसे लाइट हो गया, है ना, लाइट में भी प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है। हमारी पत्तियां अपने भोजन का निर्माण कर लेती हैं। ऑब्लिक करके लिखेंगे, अधिक होता है के बाद ऑब्लिक करके लिखेंगे। कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है। और सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण जो होता है ना, वह पादप के द्वारा ही किया जाता है। सौर ऊर्जा को हम स्थिरीकरण के रूप में किसके द्वारा कर सकते हैं? वह हम प्लांट के द्वारा करते हैं, पादप के द्वारा कर सकते हैं। यह बात भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आपसे एक प्रश्न और बनाया जा सकता है कि हमारी पृथ्वी पर बेटा जी, कहाँ पर? हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की प्राप्ति कौन कराता है? यानी कि सबसे अधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति हमारी पृथ्वी पर कौन कराएगा? वही होते हैं शैवाल। कौन होंगे? शैवाल। सर्वाधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति सर्वाधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति किससे होगी? सर्वाधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति
शैवालों के द्वारा की जाती है। शैवालों के द्वारा होती है। सबसे अधिक मात्रा में शैवालों से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। और हमारी जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, उन पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करेगा? तो एक शब्द आपने सुना होगा कैरोटीनॉइड का। यह कैरोटीनॉइड क्या काम करते हैं? यह कैरोटीनॉइड पराबैंगनी किरणों से रक्षा करते हैं। ठीक, आगे हम बात करने वाले हैं, यह जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण दो पदों में पूर्ण होती है। कितने पद में पूर्ण होगी? तो दो पदों में पूर्ण होगी बेटा। एक पद कौन सा होता है? जैसे हम बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की। किनकी बात करें बेटा? हम बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की। ये जो प्रकाश संश्लेषण है ना बेटा, यह प्रकाश संश्लेषण कितने पद में पूर्ण होती है? तो दो पदों में पूर्ण होती है। एक का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, मैंने कहा कि यह दो पद में पूर्ण होती है। वह दो पद कौन कौन से हैं? जैसे अगर मैं पहले की बात करूं बेटे, ठीक ना, अगर मैं पहले की बात करूं, पहला पद कौन सा है इसका? दूसरा पद कौन सा है इसका? एक पद होता है प्रकाशिक अभिक्रिया। एक है कौन सी बेटा? प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। एक कौन सी होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। एक होगी प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होगी अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक ना? एक होगी अप्रकाशिक अभिक्रिया। ध्यान से देखिए, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया है बेटा, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया है। प्रकाशिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? जब प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण हो तो उसे हम प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रकाशिक अभिक्रिया में, प्रकाशिक अभिक्रिया में जल को तोड़ा जाता है बेटे। किनको? जल को तोड़ा जाता है। जल को तोड़ा जाता है, यानी कि जल का अपघटन किया जाता है। क्या करते हैं बेटे? जल का अपघटन करते हैं। अपघटन करते हैं, जल को हम तोड़ते हैं। और क्या काम करते हैं बेटा? और हम जल को तोड़ते हैं। जब हम जल को तोड़ते हैं तो जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है बेटे। किसका निर्माण हो रहा? हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है। यह जो हाइड्रोजन आयन निर्मित हो रहे हैं, यह प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं और इसलिए इसे हम प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं बेटा। इसलिए इसे हमने क्या नाम दिया बेटा? प्रकाशिक अभिक्रिया नाम दिया। ठीक ना? इसको हमने क्या नाम दिया भैया? प्रकाशिक अभिक्रिया नाम दिया। प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है? जब जल को तोड़ा जाए, प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन का निर्माण हो, यह क्या कहलाया? यह कहलाता है हमारा प्रकाश की प्रकाशिक अभिक्रिया। अब देखिए, यह जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होगा? अप्रकाशिक अभिक्रिया कहेंगे जब प्रकाश की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन को तोड़ा जाए, ठीक ना, जल को तोड़ा जाए, तो इसके लिए वास्तव में प्रकाश की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसके लिए वास्तव में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि यह बिना प्रकाश के भी संभव हो जाती है। इसलिए इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहेंगे, यानी कि इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यह प्रकाश की अनुपस्थिति में होगी। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात यह है कि इस अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन आयन और CO2 से अभिक्रिया कराकर ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है।
जैसे देखो इसमें एक कंडीशन है, क्या है, एक तो हाइड्रोजन आयन है और क्या है बेटे, CO2 की अपक्रिया कराई जाती है, किसकी किसकी, हाइड्रोजन आयन की और CO2 की अपक्रिया करा करके हम किसका निर्माण करते हैं बेटा, हम निर्माण करते हैं ग्लूकोज का। बाबू किसका निर्माण करें मेरे लाल, हम ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, अप्रकाशिक अपक्रिया जो होती है एक चक्र में पूर्ण होती है, जिसे हम केल्विन चक्र कहते हैं। क्या कहेंगे, यह अप्रकाशिक अपक्रिया एक चक्र में पूर्ण होती है, ठीक ना, एक चक्र में यह पूर्ण होती है। जब एक चक्र में पूर्ण होगी तो इसे, एक चक्र में जब पूर्ण हो रही इसे हम नाम से जानते हैं केल्विन चक्र। किस नाम से जानेंगे भैया, केल्विन चक्र के नाम से जानते हैं। ये जो केल्विन चक्र है यह दो प्रकार की होती है, एक केल्विन चक्र होती है C3 और एक होती है बेटा C4। एक होगी कौन सी, C3 और एक होती है C4 साइकिल भी कहते हैं, C4 साइकिल भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं C4 साइकिल की, ध्यान से सुनिएगा, हम बात करें किनकी, C3 साइकिल की। सबसे पहले C3 साइकिल की हम बात करेंगे ना, C3 साइकिल किसकी बात करेंगे हम, C3 साइकिल की बात करने वाले हैं। यह जो C3 साइकिल है यह एक ऐसा चक्र है, CO2 की अपक्रिया हाइड्रोजन आयन के साथ होगी, और एक C4 साइकिल है, C4 साइकिल है। दोनों में बेटा अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इस बात को हमको आपको समझना है। यही हमारा आपका एग्जामिनर पूछेगा, है ना, हमारा आपका एग्जामिनर यही तो पूछना चाहता है कि आपने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा बेटे। जैसे हमने बात करनी है किनकी, हमें बात करनी है C3 साइकिल की। यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन, ठीक ना, हाइड्रोजन आयन और CO2 की अपक्रिया करानी है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन प्लस CO2 की क्या करनी है, अपक्रिया करानी। अब ध्यान से देखना यहाँ पर अंतर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछेगा हाइड्रोजन आयन और C3CO2 का जो अब क्रिया है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन और CO2 की अपक्रिया है इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। अगर हम बात करें C3 में तो इसके लिए एक एंजाइम है जो प्रोटीन से ही मिलकर बना है, उसे जानते हैं रूबिस्को के नाम से। किस नाम से बेटा, रूबिस्को के नाम से जानते हैं। यानी कि रूबिस्को क्या है, एंजाइम है बाबू, क्या है, एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम। और यह एंजाइम बनते किससे हैं बेटा, तो आप सभी लोग जानते हैं प्रोटीन से मिलकर के इनका निर्माण होगा। किससे होगा बेटे, प्रोटीन से मिलकर इनका निर्माण हुआ। अब देखो हाइड्रोजन आयन और CO2 की अपक्रिया जब रूबिस्को ने कराया, रूबिस्को एंजाइम ने कराया, इसे आपने C3 साइकिल बोला। और जब C4 में हाइड्रोजन आयन और CO2 की अपक्रिया कराई गई, इसके लिए पेप्केज नामक एंजाइम जिम्मेदार होगा। कौन होगा, इसके लिए बेटा पेप्केज नामक एंजाइम जिम्मेदार हुआ। और ये जो पेप्केज नामक एंजाइम है यह पेप्केज C4 में पाए जाएंगे, और इसमें कौन होगा, प्रोटीन होगा रूबिस्को। अब देखो इसका यह सबसे पहले इसके कितने कार्बन बने थे, तो यह 3 कार्बन से निर्मित होने वाला पहला उत्पाद बना था। कितने कार्बन से, 3 कार्बन का इससे निर्माण हुआ था, ठीक ना। इससे कितने कार्बन के निर्माण हुआ भैया, 3 कार्बन का निर्माण हुआ। और इससे पूछा जाए C4 प्लांट से, तो इनसे सबसे पहले जो उत्पाद बना था वह 4 कार्बन वाला था। कितने कार्बन का था बेटे, 4 कार्बन का उत्पाद निर्मित हुआ था, ठीक ना, 4 कार्बन का उत्पाद निर्मित हुआ। अब इसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है, इसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है, यहाँ से हमारा प्रश्न पूछा जाता है। अगर इसके बाई प्रोडक्ट की मैं बात करूँ, इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वह बाई प्रोडक्ट क्या होगा, वह होता है फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। क्या होगा, फास्फोग्लाइसेरिक एसिड, फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। इसका जो पहला उत्पाद था वह था बेटे फास्फोग्लाइसेरिक एसिड, इसका पहला उत्पाद था। अगर हम उसके उत्पाद की बात करें
तो इसका नाम है OAA, यानी कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। क्या नाम होगा? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। क्या नाम होगा बेटे? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, यानी कि OAA, ठीक ना। और इसको क्या कहेंगे? फास्फोग्लाइसेरिक अम्ल या फास्फोग्लाइसेरिक एसिड के नाम से जानते हैं। और हम बात करने वाले हैं इसमें कुछ उदाहरण की। अगर हम इसमें उदाहरण की बात करें, जैसे C3 साइकिल की बात करते हैं, सूरजमुखी, पालक, फलियां इसके उदाहरण होते हैं, ठीक ना। सूरजमुखी सूरजमुखी सूरजमुखी, पालक, फलियां, सूरजमुखी हुआ, पालक हुआ, फलियां हुई, और कपास, चुकंदर, चावल, ठीक। कपास, चुकंदर, चावल इत्यादि, यह इसके बेटा जी क्या हैं? उदाहरण होंगे, ठीक ना। यह इसके उदाहरण होंगे। अगर हम बात करें केल्विन चक्र यानी C4 की बात करें, तो C4 में आधुनिक टाइप के पौधे आएंगे, जैसे मक्का, गन्ना, ज्वार, अनानास, सोयाबीन, ठीक ना। मक्का हुआ, मक्का, मक्का, गन्ना, ज्वार, अनानास, अनानास, सोयाबीन, सोयाबीन इत्यादि, यह इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब बचे हुए टॉपिक को हम अगले क्लास में शामिल करेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। आज बस इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन की, और भी जितनी तमाम बातें होंगी उन सभी तमाम बातों की चर्चा हम अगली क्लास में शामिल करते हैं। तो बस आज इतना ही। यहीं पर मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बेटा।